दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रतियोगी परीक्षा में असफलता से खुलेंगे सफलता के द्वार के बारे में। दैट मीन्स कि कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम अगर हम देते हैं तो उसमें अगर हम अनसक्सेस हो जाते हैं, मतलब कि हम उसको क्रैक नहीं कर पाते, उसको हम जो है उसमें सफलता अर्जित नहीं कर पाते, तो दोस्तों उससे कैसे जो है, अगर उसमें हम असफल हो जाते हैं तो उससे कैसे सफलता के द्वार खोले जा सकते हैं, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, कुछ एक 5 पॉइंट्स मैं आपको ऐसे बताऊंगा जिससे कि आप अनसक्सेस से जो है अपनी सक्सेस तय कर सकते हैं आने वाले समय में। हाँ, मैं मानता हूँ कि ये असफलता एक बहुत अलग चीज़ है और सफलता बहुत अलग, और उनके बीच का जो रास्ता वो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब तक हम एग्ज़ाम देते नहीं हैं और अनसक्सेस नहीं होते हैं तब तक हमें अनुभव नहीं मिलता, तो हमें ये भी नेगेटिविटी जो है अपने अंदर नहीं लगती कि यार मैं तो हो ही नहीं सकता सक्सेस, तो ये चीज़ नहीं लगती। लेकिन जब अनसक्सेस हो जाते हैं तो फिर वहाँ से सब कुछ नकारात्मक सा नज़र आने लगता है, और विशेषकर तब तो बहुत ज़्यादा नकारात्मकता हो जाती है जब जो है हम 2 या 4 नंबरों से रह जाते हैं, एक आधे नंबर से रह जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा अनसक्सेस वहाँ से जो है हमें घेर लेती है। कई लोग ऐसे होते हैं जो 1-2 नंबर से रहते हैं तो बड़ा पॉजिटिव फील करते हैं कि यार अभी तो 1-2 नंबर ही कम रहे, और कई लोग जो बहुत हार्ड तोड़ मेहनत करते हैं, बहुत कठिन परिश्रम करते हैं, वो लोग अगर 1 या 2 नंबर से रह जाते हैं तो फिर उन्हें बहुत ज़्यादा गंभीर आघात जो है, दुख जो है उन्हें पहुंचता है दोस्तों। तो असफलता से सफलता का रास्ता बहुत कठिन है, और उस कठिन रास्ते पर जितना आप ज़्यादा चलते जाओगे, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, तो जितना ज़्यादा उस पर चलते जाओगे उतना ही ज़्यादा खुद को पॉजिटिव फील करोगे, उतना ही ज़्यादा आप सफलता के पास पहुंचते जाओगे। क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया कि जो 10 नंबर से कम नंबर से रहे हैं, यानी कि जो लेस देन 10 नंबर्स रहे हैं, मिस कर गए अपने किसी एग्ज़ाम को, कि कोई कट ऑफ निकली है और उसमें उनके 1 या 2% कम रह रहे हैं, आधा परसेंट कम रह रहा है, या मैक्सिमम 10% कम रह रहे हैं, तो उन्होंने मेहनत तो काफ़ी की लेकिन फिर भी वो अनसक्सेस हो गए। और मैं आपको कई बार बताता भी रहता हूँ अपने वीडियोज़ के ज़रिए कि हमेशा एक असफल इंसान ही एक अच्छा जो है ट्यूटर हो सकता है, एक अच्छा जो है मार्गदर्शक हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक सफल इंसान जिसने, सपोज एक एग्ज़ाम है जिसमें 60% मेरिट गई, या सपोज 90% गई, जो भी, तो उसमें से 60% मेरिट गई है, कट ऑफ गई है, और 59% वाला एक बंदा रह गया, और 61% वाला, या यूँ कहें 60 वाला सेलेक्ट हो गया। तो दोस्तों, आप भी फ़र्क समझिए इसमें कि एक व्यक्ति जिसने 59% बनाए और वो सेलेक्ट नहीं हो पाया, और एक जिसने 60 बना दिया, 61 बना दिया और वो सेलेक्ट हो गया, 1-2% का फ़र्क है। तो उसमें क्या कोई ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है कि यार 59 वाले को कोई चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो उसको आती ही नहीं बिल्कुल, और 60 वाले को तो बहुत पूरा, वो तो ज्ञानी है, परम ज्ञानी है। ऐसा नहीं है दोस्तों, तो 1% से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सफलता और असफलता का टैग उन दोनों पे लग जाता है। तो जो सफल व्यक्ति हो गया है वो अगर आगे एग्ज़ाम नहीं दे रहा है, वो बस अपनी जो मनचाही जॉब, मनचाही जो खुशी उसे मिल गई है, तो वो क्या करेगा, वो अपनी असफलताओं पे बिल्कुल काम नहीं करेगा, उसको हर चीज़ पॉजिटिव लगने लगेगी, और जो समाज, उसके अड़ोसी पड़ोसी और परिवार भी जो है, वो भी उसकी हर एक बात को जो है, उस अगर उसने कोई गलती भी की है एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान, तो भी उसको पॉजिटिवली लेंगे कि यार बच्चा तो सक्सेस हो गया, आप तो कोई गलती की ही नहीं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सक्सेस होने वाले लोग कोई गलती नहीं करते, वो भी अपनी गलती करते हैं, लेकिन उनकी अच्छी किस्मत, या यूँ कहें कि उनकी मेहनत में किस्मत का थोड़ा सा जो मिलावट हो गई वो अच्छी वाली हो गई, और जिनकी नहीं हुई तो वो 1% आधे नंबर से रह गए। तो दोस्तों, कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, तो ऐसा कुछ है नहीं कि जो 60% वाले को आता है जो सिलेक्ट हुआ, और जो सिलेक्ट नहीं हुआ, एक आधे नंबर से रह गया, उसको नहीं आता, ऐसा तो नहीं है। लेकिन हमेशा एक असफल इंसान अपनी कमजोरियों को जो है जानने की कोशिश करेगा, उन पे काम करने की कोशिश करेगा, उनको दूर करने की जो है कोशिश करेगा दोस्तों। लेकिन एक सफल इंसान कभी भी अपनी कमजोरियों पे काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको अपनी सफलता मिल गई, और समाज भी और परिवार भी उसको जो है उसकी असफलताओं के लिए नहीं, सफलताओं के लिए जानने लगेगा, तो फिर वो क्यों अपनी कमजोरियों पे काम करेगा। और जबकि दूसरी तरफ जो असफल व्यक्ति है, तो उसका कोई बड़ा फर्क नहीं है सफल और असफल में, लेकिन वो असफलता का टैग उसको इतना खाता चला जाएगा ना, कि वो अगली बार उस एक सफलता और असफलता के बीच की जो
एक रेखा है ना उसको बहुत ही अच्छे तरीके से पार करने की कोशिश करेगा, और इसके लिए वो अपनी असफलता के जो रीजंस हैं, जो कारण हैं दोस्तों, उस पर काम करेगा, और उस पर काम करते हुए वो उसको जो है दूर करने की कोशिश करेगा। तो अगर आप मार्गदर्शन लेना चाहते हो तो सबसे बेस्ट जो व्यक्तित्व है वो है एक असफल इंसान का, न कि सफल इंसान का। वो कहता है ना कि एक ऐसी कोई जो है बात है पुरानी जिसमें वो बताते हैं कि अच्छा दोस्त कौन होता है, जो तारीफ करता है वो या जो बुराई करता है वो। तो कई सारे लोग थे जो शायद इतने मतलब मेरे हिसाब से जानकार नहीं थे, तो वो कहने लगे भाई तारीफ करने वाला दोस्त जो होता है ना, मित्र, वो बढ़िया रहता है। तो एक समझदार व्यक्ति तो था, उसने कहा कि नहीं, बुराई करने वाला व्यक्ति जो है वो सबसे अच्छा दोस्त होता है। क्यों होता है दोस्तों, देखिए ज़रा, क्योंकि जो अच्छाइयाँ करने वाला व्यक्ति होता है, जो हमेशा आपके तारीफ़ें करने वाला व्यक्ति होता है, वो आपकी झूठी तारीफ़ें भी कई बार कर देता है, और कई बार सच्ची तारीफ़ें तो खैर करनी है तो वो होती है। लेकिन जो बुराई करने वाला व्यक्तित्व है वो बुराई खोजेगा, आप पे काम करेगा, ठीक है, आप पे समय लगाएगा, वो कह रहे इसमें बुराई है क्या, वो बुराई मैं सामने लाऊं। तो जो बुराई करने वाला मित्र है वो आपकी बुराई करेगा, और उसके बदले में आपको हल्का सा बुरा लगेगा, लेकिन उसके बदले में आपको फ़ायदा ये होगा कि आप अपनी बुराई पे काम कर सकते हो, आप अपनी बुराई को दूर कर सकते हो। तो इसीलिए आपको दम भी नहीं होने देगा, आपको जो है घमंडी नहीं होने देगा। तो वो है उस जो बुरा एक दोस्त है ना जो बुराई करता है, उसकी जो है पहचान दोस्तों। दोस्तों पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो अपनी असफलता का आकलन करना है। तो अगर आप अनसक्सेस हुए रिसेंटली तो आपको क्या करना है कि अपनी असफलता का आकलन करना है। दोस्तों अगर पहला एग्ज़ाम है तब तो बहुत अच्छी बात है यार। पहले एग्ज़ाम में बहुत सारे, अगर 10 लोग हैं तो 10 में से 9 लोग पहले एग्ज़ाम में जो है सक्सेस नहीं हो पाते। एक ही व्यक्ति हो पाता है जिसको प्रॉपर गाइडेंस मिल रही होती है, मिल चुकी होती है, तो वो, बाकी थोड़ा सा मुश्किल है भाई। कंपटीशन एग्ज़ाम नॉर्मल एग्ज़ाम से काफ़ी अलग है। कई सारे बच्चे ये सोचते होंगे कि यार जो है हम नॉर्मल एग्ज़ाम्स में तो काफ़ी अच्छा करते हैं, लेकिन जैसे ही कंपटीशन एग्ज़ाम आते हैं तब तक हवा निकल जाती है। तो इसके पीछे रीज़न यही है कि आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही होती है, और आपको प्रॉपर जो है मार्गदर्शन जो है अच्छे से आपको नहीं मिल रहा होता है। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है दोस्तों। मेरे जीवन में मैंने काफ़ी सारी अनसक्सेस फेस की है, तो उसके पीछे भी सबसे सबसे बड़ा रीज़न अगर मुझे कोई कहे, ऐसा नहीं कि मैंने मेहनत नहीं की है, मैं कभी 1 नंबर से कभी 2 नंबर से रह गया, तो उसके पीछे ये रीज़न नहीं है कि मैं पढ़ाई नहीं, बिना मेहनत करे इतना क्लोज आ गया, तो ऐसा नहीं है। मैंने बहुत मेहनत की है और 11-11 12-12 घंटे तक स्टडी की, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि मुझे प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली थी, प्रॉपर मार्गदर्शन जो है वो मुझे मिला नहीं था दोस्तों। तो अपनी असफलता का आप आकलन करो कि मेरे से क्या गलती रह गई। कई बार क्या है कि गलतियाँ इतनी मेजर नहीं होती, छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, लेकिन उन पे हम प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाए होते हैं, तो इसीलिए ऐसा होता है। जैसे सपोज एक एग्जांपल के रूप में बताऊं, एक बच्चा जिसने बहुत अच्छी तैयारी की, दूसरा बच्चा जिसने भी बहुत अच्छी तैयारी की, लेकिन एक सक्सेस हो गया, एक अनसक्सेस हो गया, एक साथ तैयारी कर रहे थे, फिर ऐसा कैसे हो गया। और जब वो अपना पेपर मिलाते हैं तो कितना सा उनका 1 या 2 नंबर का फ़र्क रह जाता है। तो उसके पीछे रीज़न यही है कि कई बार जैसे आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती, तो आप क्या करते हैं, जैसे माइनस मार्किंग वाले, जो नेगेटिव मार्किंग वाले जो है नकारात्मक अंकन वाले जो एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि हम अच्छा स्कोर कर रहे होते हैं, फिर सोचते हैं यार चलो मेरिट अगर ऊपर जाएगी तो हम अपना थोड़ा जो सिलेक्शन है वो और श्योर करते हैं। उस चक्कर में वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिस्क लेकर जो है कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। उस चक्कर में वो मेरिट से भी नीचे आ जाते हैं और 1 या 2 नंबर से रह जाते हैं। तो यहाँ पर भी एक गाइड की ज़रूरत है कि आपको जो है पेपर, विशेषकर जो नेगेटिव मार्किंग वाले जो पेपर्स होते हैं, तो उसमें पेपर कैसा आया, हार्ड आया, ईजी आया, मीडियम है, उस पर काफ़ी कुछ डिपेंड करती है, मेरिट, आपकी कट ऑफ। तो इसीलिए ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, जो कि हालांकि जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जैसे रीट का एग्ज़ाम हो गया, तो यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो उसमें इतना नहीं रहता। लेकिन जहाँ नेगेटिव मार्किंग है, जैसे सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, तो उसमें मेरिट में बहुत, कई बार बहुत सारा अंतर आ जाता है, क्योंकि पेपर का लेवल कैसा वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है दोस्तों। तो ऐसे ही यहाँ पे गाइडेंस की ज़रूरत है। तो वहाँ पे गाइड अगर आपके पास हो, तो अगर कोई मार्गदर्शन देने वाला व्यक्ति हो जिसने ऐसी सक्सेस और अनसक्सेस फेस की हो, सक्सेस फेस की हो ये ज़रूरी नहीं, लेकिन अनसक्सेस डेफिनेटली फेस की हो, वो एक अच्छा गाइड है। हालांकि समाज में अनसक्सेसफुल लोगों को इतनी इज्जत की नज़र से देखा नहीं जाता, तो ये भी आप थोड़ा याद रखिए। लेकिन इज्जतवान लोगों को देखोगे तो फिर तो उनका लेवल मैच करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ऐसे लोग जो बेइज्जत हैं जस्ट फॉर कि वो अनसक्सेस हुए हैं, एक बार नहीं बार बार हुए हैं,
तो वो एक अच्छा प्रॉपर गाइडेंस जो है आपके लिए तैयार कर सकते हैं दोस्तों। तो अपनी असफलता अब आपको काम करना है। और ये तो उन लोगों के लिए जो 2 या 3 बार असफल हो गए। तो पहली बार असफल होते हो तो आप एक प्रॉपर गाइडेंस अपना एक प्रॉपर गाइड लीजिए, आप किसी को अपना एक मार्गदर्शक जो है मानिए, जो एक अच्छा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति हो। तो प्लीज़ उसके साथ आप आगे बढ़िए, तो ज़रूर असफलता से सफलता की ओर बढ़ने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। अगला बिंदु जो है दोस्तों वो ये अपना कि हर असफलता आपको कुछ सीख दे जाती है। जैसा मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया था कि आपको एक सफल इंसान की तुलना में एक असफल इंसान से चर्चा करनी चाहिए, उसको अपना जो है गाइड मानना चाहिए। तो हर असफलता कुछ सीख दे जाती है। देखिए कैसे दोस्तों कि आप एक जगह अनसक्सेस हुए, जैसे सपोज़ मेरा पहला एग्ज़ाम है और मैं असफल हो गया, तो मैं डेफिनेटली ये सोचूंगा कि यार पहला एग्ज़ाम था, चलो कोई बात नहीं। लेकिन अगर दूसरी बार में भी हो जाता हूँ तो डेफिनेटली मैं ये सोचूंगा कि यार मेरी गलती कहाँ रह गई। और विशेषकर अगर जो डिफरेंस है वो लेस देन 10 नंबर्स का है, मतलब जो कट ऑफ के आपके बीच में 10 नंबर से कम का फासला है, तो फिर तो आप बहुत गहराई से सोचोगे कि यार मेरे में फ़र्क क्या रह गया, कैसे मैं ये क्या 2 नंबर से या 3 नंबर से 5, 7 या 10 नंबर से रह गया। अगर उससे ज़्यादा फ़र्क है 20, 30, 40 नंबर का, तो फिर हमें फिर से ज़ीरो से तैयारी शुरू करनी है और पूरा अपने आप को समय देना है और कुछ ज़्यादा ही देना है। लेकिन अगर आपका जो अंतर है कट ऑफ के आपके जो स्कोर है उसमें, तो फिर डेफिनेटली वो असफलता आपको बहुत चुभेगी और आप उस पर बहुत अच्छे से काम करना चाहोगे। तो असफलता आपको हर बार सिखा के जाती है। देखो जैसे कथन भी है कि इंसान जीवन भर सीखते रहता है, तो लर्निंग जो है वो कभी रुकती नहीं है। 100 साल का बंदा भी सीख रहा है और 100 सेकंड जिस बच्चे को धरती पे आए हुए हैं तो वो भी सीख रहा है। तो सीखना चलता रहता है, लेकिन असफलता आपको कुछ स्पेशली जो है कुछ सिखा के जाती है कि ऐसी ऐसी दुनिया है। तो डेफिनेटली अनसक्सेस ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको एक बार फेल होना ही होना है, आप एग्ज़ाम की तैयारी मत करो फेल हो जाओ, लेकिन आप अपनी पूरी कोशिश करो। सफलता असफलता वो कहते हैं ना कि कर्म करो फल की इच्छा ना करो। तो जैसा गीता में लिखा हुआ भी है कि आपको काम करना है, जो फल है जो रिजल्ट है उसकी इच्छा नहीं करनी है। हालांकि थोड़ी बहुत तो करो, ताकि उसके लिए आप मेहनत करो कि यार मुझे तो ये बनना है तो इसीलिए मेहनत कर रहा हूँ। तो खाली कर्म से कुछ नहीं होता। तो असफलता आपको सिखा जाती है, उससे सीखो। ऐसे नहीं कि असफलता पे रो, हाँ अगर रोना है तो एक दिन पूरा ले लो और उस पर जी भर के, सच में थोड़ी बात ये अजीब लग सकती है, कड़वी लग सकती है, बट ट्रूथ है कि असफलता है मिली है तो उस पर एक बार जी भर के रो लो, एक पूरे दिन खींच के पूरा रो लो आप। फिर आप सफलता के लिए वापस तैयारी करो, क्योंकि थोड़ा रोओगे तो और रोना पड़ेगा, नहीं ऐसा नहीं करना है। तो एक बार रो लीजिए जी भर के, ताकि बार बार ना रोना पड़े। दूसरे दिन आप लग जाओ तैयारी पे कि नहीं नहीं बस वो तो एक मेरा एक वो कहते हैं ना थोड़ी सी बुरी किस्मत थी, निकल गया वो समय, अब जो अच्छा समय है और अब मैं वापस अपनी तैयारी पे लग रहा हूँ। तो आपको उस अनसक्सेस से सीखना है। अनसक्सेस से सक्सेस का जो रास्ता है वो ये लर्न करते हुए जाता है और बहुत कांटों भरा है। एक खाली कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना फूलों छाया रास्ता है, फूलों पे चल रहे हैं। लेकिन जहाँ एक असफल जो व्यक्ति है, जो असफल हुआ, लेटेस्ट अनसक्सेस हुआ, विशेषकर 1, 2, 4 नंबर से रह गया, तो वहाँ से वापस सफलता की तरफ जाना कांटे बिछे हुए बड़े बड़े, तो उस पर आपको नंगे पाँव चलना है। तो बस यही रास्ता है। तो हर असफलता आपको कुछ सिखा के जाती है और हार मत मानो। देखो एक रेसलर है, पहलवान है, जॉन सीना नाम करके, अगर आप जानते हो, तो वो कहते हैं नेवर गिव अप, तो मतलब हार मत मानो। तो हार नहीं माननी, देखो कहने को तो ये कथन बहुत बड़ा, अरे भाई हार मत मानो, बस हार नहीं माननी चाहिए, प्रयास करते रहो। लेकिन उस प्रयास में बाधाएं बहुत सारी है। जैसे एक बच्चा जो 6 वर्ष का होकर स्कूल जाता है, कम से कम वो अपनी 15 साल की पढ़ाई पूरी करता है, 15 + 6 = 21। तो शादी की उम्र तो उसकी वहीं हो जाती है। और सपोज़ अच्छी लड़की मिल जाए या एक लड़की है उसको अच्छा लड़का मिल जाए, तो शादी हो जाती है भाई साहब। और फिर आपको पता है फैमिली की भी चीज़ें होती हैं। तो वो सारी चीज़ें एक तरफ है और दूसरी तरफ है एग्ज़ाम की तैयारी। वो हो नहीं पाता। कई सारे ऐसे लोग हैं जो ओवर एज हो रहे होते हैं, 25 साल, 26 साल, 27 साल के हो रहे होते हैं, जस्ट फॉर की शादी के लिए कि चलो यार समय निकालना है, समय निकालना है। तो शादी के लिए जो है वो समय निकाल नहीं पाते, क्योंकि यार एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। तो कहने कोई चीज़ बड़ी इजी है, बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी वो कहते हैं ना ग्रेट जो है लगती है ये बातें कि हार मत मानो, हार नहीं माननी चाहिए। लेकिन ओरिजिनल थिंग यही है कि हार मान जाता है बंदा, लेकिन नहीं माननी है। क्यों नहीं माननी है? क्योंकि अगर हम हार मान के बैठ जाएंगे, सपोज आज मैं अनसक्सेस हो गया, मैं हार मान के बैठ जाऊंगा, तो उससे होगा क्या?
मैं मानता हूँ ज़्यादा मैं प्रयास करूँगा तो उससे शायद कहीं सक्सेस हो जाऊँ। एक चीज़ है, देखो वो कहते हैं ना कि जो लोग हार मान लेते हैं वो तो डेफिनेटली फेल होंगे, लेकिन जो हार नहीं मानते, प्रयास करते रहते हैं, शायद वो फेल ना हो, शायद वो पास हो जाए। तो दैट मीन्स कि यही है कि अगर आप प्रयास करते रहोगे तो चाहे 0.01% भी आपकी सफलता का चांस है कहीं न कहीं, लेकिन अगर आप हार मान लोगे तो फिर तो आपकी कोई बिल्कुल जीरो, मैं तो कहूँ माइनस में चांस है सफलता के। तो वो कहते हैं ना कि असफलता के डर से तैयारी ना करना, प्रयास ना करना, इससे कहीं अच्छा है कि आप सफलता के लिए थोड़ा सा प्रयास कर लो, थोड़ा क्या मैं तो कहूँ पूरा जी जान से कर लो। तो हार कभी भी नहीं माननी है, हार मान के बैठ जाओगे तो दुनिया अपनी स्पीड से आगे निकल जाएगी और आप पीछे जो है रह जाओगे। अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। समय लो और फिर से जुट जाओ। थोड़ा सा समय लेना और फिर से आपको जुट जाना है। देखिए थोड़ा सा समय लो, अब समय किसके लिए कितना, देखिए जिसका पहला एग्ज़ाम है और वो अनसक्सेस हो गया तो उसको तो बिल्कुल तैयारी करनी है अपने हिसाब से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पहला एग्ज़ाम सीखने के लिए होता है, सफलता के लिए शायद नहीं होता। तो जिनका फिर दूसरा एग्ज़ाम है वहाँ वो, देखो असफलता भी दो तरह से हो गई इसमें, कि एक वो जो मैंने जैसे पहले भी कई बार बताया 0 से 10 नंबर तक रहे हैं, जिनकी मेरिट में जिनके जो स्कोर है उसमें जो अंतर है वो 0 से 10, यानी कि मिनिमम जो फासला, वो तो एक किस्मत की बात है, तो वो है। और दूसरे जो लोग जिनकी फासला बहुत ज़्यादा है, तो जिनकी फासला बहुत ज़्यादा, पहले उनकी बात करते हैं। तो उनको क्या करना है कि अपनी तैयारियों को फिर से बिल्कुल जो उसका सिलेबस है पूरा अच्छे से देख के फिर से अच्छे से तैयारी करनी है। तो वो फासला उनका होना जो है क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो वो क्लियर करने के लिए उनको बहुत समय लगेगा कि यार इतना फ़र्क कैसे रह गया। तो उनको बिल्कुल चाहे सबसे नीचे वाले बॉटम स्पॉट से ही उनको सिलेक्शन मिले, लेकिन मिले, और वो उनको कोशिश करनी है। और जो लोग 2-4 नंबर से रह गए हैं, 5 या मैक्सिमम 10 नंबर से रह गए हैं कट ऑफ में आने से, तो उन लोगों को थोड़ा सा अपने आप को समय देना चाहिए, मानसिक रूप से ये सारी चीज़ें समझनी चाहिए कि मेरा कैसे ये थोड़ा सा 2-4 नंबर का गैप जो है वो कैसे रह गया, तो उस गैप को मैं कैसे ख़त्म करूं। तो इस पे थोड़ा सा मानसिक रूप से 2-4 दिन लेके या 1 सप्ताह लेके काम करना चाहिए, और उसके बाद उनको भी अपनी मेहनत में लग जाना चाहिए कि मेरे से कहाँ गलती हो गई। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी, कई ऐसे नेगेटिव मार्किंग एग्जाम्स होते हैं जहाँ आप कट ऑफ से काफ़ी ऊपर स्कोर करते हो, बट थोड़ा और एक्स्ट्रा करने के चक्कर में नीचे चले आते हो। तो ये चीज़ आप ध्यान रखो, ये सारी चीज़ें ठोकरों से ही सीखी जा सकती हैं। मैं खुद अपनी बात ज़्यादा नहीं करता, बट मैं अपनी यहाँ पे बताऊँ तो मैं खुद अनसक्सेस से सीखा हूँ, मुझे कोई सिखाने वाला नहीं है। और क्योंकि मेरे घर में कोई इतना पढ़ा लिखा था ही नहीं, ठीक है, तो मेरे घर में लोग 10वीं 12वीं तक ही पढ़े, कॉलेज भी कोई नहीं गया, तो आगे तो फिर आप समझ जाओ बीएड एमए नेट सेट रीट सीटेट, तो फिर मतलब दूर की बातें हैं। तो वहाँ पर मैं अपनी ये सारी जो चीज़ें हैं वो मैं खुद अपनी ठोकरों से सीखा हूँ। और कभी ईश्वर का आशीर्वाद हुआ तो ज़रूर आपको बताऊँगा अपनी स्टोरी कभी। खैर अभी अगले बिंदु पर बढ़ते हैं दोस्तों। तो सकारात्मक विचार प्लस सकारात्मक मेहनत बराबर सफलता। देखो दोस्तों, सकारात्मक विचार क्या है और सकारात्मक मेहनत क्या है। विचार मतलब कोई भावना, मेहनत आप जो परिश्रम करते हो वो। एक मजदूर अपनी जो है अपनी फावड़े से जो अपना मजदूरी का कार्य करता है वो भी मेहनत है। और एक विद्यार्थी जो पढ़ता है बस आंखें डाल के, तो वो भी मेहनत है, अपनी मेहनत है। ड्राइवर कार चलाता है वो भी मेहनत है। तो दोस्तों सकारात्मक विचार ये कि आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखनी पड़ेगी कि हाँ मैं सफल हो सकता हूँ। और सकारात्मक मेहनत ये है कि आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। देखो दोस्तों, अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आप खाली पॉजिटिव थिंकिंग रखोगे, मतलब सकारात्मक विचार रखोगे और सकारात्मक मेहनत नहीं करोगे, तो सफलता नहीं मिलेगी। क्यों? क्यों? आप विचार तो सकारात्मक रखोगे, लोगों को कहते चले जाओ अरे मैं तो सक्सेस ही हूँ, मैं तो बस हो गया, एग्ज़ाम हो जाए बस, अपना तो सिलेक्शन डेफिनेटली पक्का है, श्योर सिलेक्शन, ऐसे कहते हैं। और सकारात्मक मेहनत नहीं करते, तो उतनी पॉजिटिवली या उतने मन से मेहनत नहीं करते, पढ़ाई नहीं करते, तैयारी नहीं करते, तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। दूसरी तरफ ऐसे भी लोग होते हैं जो सोचते हैं बड़ा ख़राब है कि यार अभी तो 10 लाख भीड़ है, 12 लाख भीड़ है, 20 लाख भीड़ है, इतने लाखों की भीड़ है, पद कुछ एक हज़ार है या कुछ एक 100 है, अपना नंबर कहाँ आएगा, अपने तो कोई चांस ही नहीं है। नहीं नहीं, अपना तो बिल्कुल वो कहते हैं ना पॉसिबिलिटी भी नहीं है। जैसे सकारात्मक विचार वाले सोचते हैं कि जो है एक एक पद चाहिए, अपने तो एक पद की बात है, इतने में से अपने को तो एक पद चाहिए, तो बस अपना तो पक्का सिलेक्शन है। दूसरी तरफ जो सकारात्मक विचार नहीं रखते, जो नकारात्मक विचार रखते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं, हज़ारों पद है, लोग जो है लाखों हैं, मतलब 10 लाख 12 लाख हैं, एक एक पद पे 200 200 300 300 की भीड़ है, तो अपने तो कहाँ सिलेक्शन होगा, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो लोग ऐसा सोचते हैं। देखिए मैं कहता हूँ कि
इसमें आप ऐसे सोचिए कि हाँ एक पद चाहिए, लेकिन उसके लिए उतनी मेहनत भी करिए। तो आप खाली जैसे मैंने पहले बताया कि सकारात्मक सोचते चले जाएंगे और उतनी अच्छे से मेहनत नहीं करेंगे तो काम नहीं आएगा। और दूसरी तरफ ये भी बात ज़रूरी है कि आप मेहनत तो बहुत करते हैं, 10 घंटे 12 घंटे 8 घंटे तो मिनिमम करते ही करते हैं रोज़, और काफ़ी समय से, काफ़ी महीनों से ऐसा कर रहे हैं और ये आपके आदत का हिस्सा हो गया है। तो उतना आप करते हैं तो उसके बाद आपके सकारात्मक विचार बनने शुरू हो जाएंगे। लेकिन फिर भी आप उन सकारात्मक विचारों को पीछे छोड़ के ये सोचते हो कि अपना सिलेक्शन कहाँ होगा, इतनी सारी भीड़ है, एक एक पद पे इतना कंपटीशन है, जो इतने सारे प्रतिभागी बैठे हैं, तो दोस्तों तब भी आपका सिलेक्शन थोड़ा सा नहीं होने के चांसेस हो जाते हैं। क्योंकि आप पॉजिटिव जब तक नहीं सोचोगे तब तक आप वो कितनी पॉजिटिविटी से तैयारी कर लो, वो आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो वो आपका मामला वहाँ पे डगमगा जाएगा। तो मैं ये भी नहीं कहता कि आप खाली बातें करते जाओ, तैयारी मत करो, लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि आप जो है तैयारी तो बहुत अच्छी करो लेकिन अच्छी बात ना करो। तो तैयारी तो बहुत अच्छी करनी वो तो ज़रूरी है, पहली शर्त है, लेकिन दूसरी शर्त ये भी है कि आप पॉजिटिवली सोचो भी। मेरे मित्र और जो है अपने कई सारे मेरे अच्छे दोस्त वगैरह कहते रहते हैं कि आप थोड़ा सा सकारात्मक सोचिए। तो सकारात्मक आपको सोचना है, और सकारात्मक जब तक नहीं सोचोगे तब तक थोड़ा सा इस मेहनत का फल लेना थोड़ा सा मुश्किल रह जाता है। क्योंकि अनसक्सेसफुल जो है होना एक अलग चीज़ है और अनसक्सेस के बारे में सोचना अलग चीज़ है। क्योंकि अनसक्सेसफुल होना जो एक भूतकाल की बात है, वो तो हो गई, इतिहास हो गया, लेकिन आप सोचते रहोगे कि अनसक्सेस हो जाऊंगा तो वो आपका भविष्य भी जो है अफेक्ट करता रहेगा, वो भी बहुत ख़राब तरीके से। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो करते हैं एंड। और आपका कोई प्रश्न है किसी एग्ज़ाम की तैयारी संबंधित, या फिर ऐसी सफलता और असफलता के बीच के मार्गदर्शक के रूप में अगर आप कहीं मुझे देखते हैं तो डेफिनेटली मुझसे कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो पूछिए, कमेंट्स बॉक्स जो है वो खुला है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद, नमस्कार।